नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर सीजन 2 सेशन नंबर 38 में। मैं हूं संदीप मानूधने और बहुत ही प्यारी खबरों के साथ हम पुनः हाजिर हैं। आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा सीजन 2 60 सेशंस तक जाएगा और क्या आप सीजन 3 चाहेंगे या नहीं, ये आप हमें बताइए। अब तो हमने दूसरे भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेशन देना शुरू कर दिए हैं, पर सीजन 3 के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वैसे लॉकडाउन सीजन 3 तो हो ही चुका है। प्यारे दोस्तों, बाबा जी हाजिर हैं। ये बाबा जी भारी ज्ञानी व्यक्ति लगते हैं कोई। बाबा जी कहते हैं, इट टेक स्मॉल एफर्ट टू टर्न थॉट्स टू एक्शन, सो बी कॉशियस। हा। तो इसमें तो थोड़ी सी वार्निंग का हिंट है कि बहुत थोड़े से एफर्ट से ही आपके विचारों को कार्यवाहियों में तब्दील किया जा सकता है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसा ना हो कि नकारात्मक विचार नकारात्मक कार्रवाई में तब्दील हो। उल्टा भी तो हो सकता है, विचार अगर सकारात्मक रहेंगे तो कार्रवाई भी सकारात्मक होगी। तो बाबा जी बेसिकली ये कह रहे हैं दैट माइंड योर थॉट्स बिकॉज थॉट्स अल्टीमेटली विल टर्न टू एक्शन विदाउट यू एवन एवर रियलाइजिंग इट। क्या आप एग्री करते हैं? क्या आपके साथ लाइफ में ऐसा कभी हुआ है? हमें जरूर बताएं। सेशन को आते ही लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, दुनिया तक पहुंचा डालो। प्यारे दोस्तों, ये विचार जो आज बाबा जी ने दिया है, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, वो भी हमारे साथ जरूर 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 शेयर कीजिएगा। आईएएस के बहुत बहुत प्यारे कोर्सेस पीटीज आईएएस एकेडमी के उपलब्ध हैं। अभी के अभी टीम से बात कीजिए, जानकारी लीजिए और आज के आज एनरोल कर लीजिए। ऑनलाइन और हार्ड डिस्क दोनों कोर्सेस उपलब्ध हैं। होप टू सी यू विद अस इन पीटीज आईएएस एकेडमी। दीज ऑफर्स हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर अ लिटिल व्हाइल, सो मेक द मोस्ट ऑफ देम। प्यारे दोस्तों, तो पॉजिटिव खबर पहले ले ली जाए। पॉजिटिव खबर यह है कि आखिरकार द इंडियन एलिफेंट हैज स्टर्ड, और हमारी सरकार को अब ये समझ में आ गया है कि बेटा ये मौका है। कंपनियां पूछ रही हैं फोन लगा लगा के, 4 देशों से इंक्वायरीज आ रही हैं कि इंडिया में अगर हम धंधा करना चाहेंगे तो हमें क्या क्या सहूलतें दी जा सकती हैं। तो भारत सरकार को बत्ती जली और भारत सरकार ने कहा कि भैया 4 बड़े देशों से इंक्वायरीज आ रही हैं, और ये 4 देश हैं चाइना, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया। जी हाँ, ये चारों से इंक्वायरीज आ रही हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी इंडिया में हम शिफ्ट होने को तैयार हैं और हमें दूसरी जगह काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो कैन यू हेल्प अस रीलोकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भारत में जो सबसे बड़ी समस्या किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रीलोकेशन की होती है दोस्तों, वो समस्या बहुत सरल है। उस समस्या का नाम है लैंड एक्विजिशन। हमारे यहाँ लैंड अक्वायर करना ये बहुत टेढ़ी खीर है और कंपनियां अक्सर लैंड अक्वायर ही नहीं कर पाती हैं और पूरे पूरे प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाते हैं। तो भारत सरकार ने बहुत व्यापक स्तर पर 4.6 लाख हेक्टेयर्स पूरे भारत में आइडेंटिफाई कर लिया है। और उसके अलावा राज्यों के पास जो अपनी पहले से आइडेंटिफाइड जगह है वो तो है ही, और भारत सरकार ने सभी राज्यों को ये बोला है कि भाई अब आप इंडिविजुअल लेवल पर ये रेडीमेड लैंड के साथ साथ हम और क्या क्या उनको दे सकते हैं वो उसकी तैयारी करें। समझ में आया आपको? सो दिस पेन पॉइंट इज बीइंग रिमूव्ड। सो इंडिया इज नाउ वेकिंग अप, बट अल्टीमेटली ग्रास रूट पर अब हम किस तरह से एग्जीक्यूशन करेंगे अगले 12 महीने में, सारी कहानी साफ हो जाएगी। पैंडेमिक ने हमको एक मौका दे दिया है। तो भारत सरकार कहती है कि भाई 10 क्षेत्रों में कंपनियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग, सोलर, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल एंड टेक्सटाइल। लेकिन यही बात हम पहले ट्रेड वॉर के दौरान भी सुन चुके हैं। 2017, 18, 19 में जब पैंडेमिक नहीं आया था कि भैया कंपनियां चीन छोड़ छोड़ के यहां आ रही हैं क्योंकि अमेरिका चाइना का वॉर थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तब तो कुछ हुआ नहीं। तो अब 12 महीने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम इसका फायदा उठाएं क्योंकि हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो चुकी है और ऐसे में बाहर से कैपिटल आएगी, यह हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। अदरवाइज जॉब जनरेशन की हालत इतनी भयंकर बिगड़ने वाली है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो आज का हमारा पहला सवाल सारे वॉलंटियर्स जो कंपाइल कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत तालियां। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सभी का जोश बढ़ाते रहिए। सो द वेरी फर्स्ट ऑफिशियल क्वेश्चन जो आप कंपाइल करेंगे, उत्तर लिखेंगे, वो है एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड कंपनीज इनेबिलिटी टू फाइनली मूव टू इंडिया इन जनरल। सामान्यतः कंपनियों के द्वारा भारत में रीलोकेट होकर आने में असफलता ही क्यों हाथ लगती है, समझाइए। तो ये बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव खबर है। मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी। अरे प्यारे दोस्तों, शराब के नशे में तो हमारे सारे राज्य झूम रहे हैं। राज्यों की ट्रेजरीज यानी कि खजाना भी झूम रहा है और हालात ये हो गए हैं कि शराब और फ्यूएल यानी कि पेट्रोल और डीजल, इन दोनों के दम पर राज्यों को शायद ये पूरा का पूरा साल निकालना पड़ जाएगा।
हालात अभी राज्यों की बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कोरोना वायरस पैंडेमिक लॉकडाउन ने राज्यों की रेवेन्यू साइड ऑफ द बैलेंस शीट को 70 से 80% तक तबाह करके रख दिया। रेवेन्यू ही नहीं है, प्लस बहुत सारे आउटस्टैंडिंग सेंटर से खड़े हैं वो हैं, लेकिन सेंटर वाले आउटस्टैंडिंग में एक मिनट के लिए भूल भी जाऊं, द प्रॉब्लम इज स्टेट्स हैव नो मनी, हाउ विल दे रन द शो? हेंस मोस्ट ऑफ द स्टेट, गुजरात को छोड़ दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए, लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए, एक जो छोटे नॉर्थ ईस्टर्न को छोड़ दीजिए, तो भारत में बाकी 90% जगह तो शराब बिकती है और लोगों में क्या क्रेज है शराब पीने का। आपने जो लाइनें देखी हैं तो ये समाज की सच्चाई है कि लोग भयानक पानी की तरह शराब पी रहे हैं। वैसे शराब पानी की तरह ही पिएंगे, लिक्विड ही है भैया। तो वाई लिकर मैटर्स टू स्टेट्स इज वेरी सिंपल, लिकर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्सेज फॉर देम। और पैंडेमिक में तो हालत यह है भैया कि पूछो मत। तो स्टेट्स इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। किस पर? मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर, सेल ऑफ लिकर, दोनों पे लगती है। कुछ उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स अलग से ठोक देते हैं। उसके अलावा कुछ लोग इंपोर्ट्स पे स्पेशल फीस, लेबलिंग फीस के नाम पर टैक्स 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 लगाते चले जाते हैं। ये सब अगर कर लें तो राज्यों का जो ओन टैक्स होता है उसका 10 से 15% अकेला शराब से आता है। ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद। सभी राज्यों के वित्त मंत्री यही गाना आजकल गा रहे हैं क्योंकि पैसा पैसा। तो स्थिति क्या है? राज्यों ने एक्साइज ड्यूटी में कितना पैसा उगाहा है पिछले कुछ समय में, आपके सामने है पूरी कहानी प्यारे दोस्तों। इफ यू लुक एट 2018-19 जो रिवाइज एस्टीमेट आया है और 2019-20 का जो बजटेड एस्टीमेट है, तो स्थिति यह है कि वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस आर रेज्ड फ्रॉम दीज। तो इसमें प्यारे दोस्तों मार्केट साइज शराब की है $48 बिलियन, ये समझ में आया। और मनी स्पिनर ये है कि एक्साइज ड्यूटी से पूरे भारत में 2.48 लाख करोड़ ट्रिलियन आया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एस्टीमेट है। और बाकी इसमें दूसरी फीस भी जुड़ जाएगी तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द स्टेट्स ऑफ इंडिया। समझ में आया आपको? अब भारत में शराब का कंजम्पशन, कॉमनली कंज्यूम बेवरेजेस में स्पिरिट्स यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर जिसको कहते हैं, बेसिकली विस्की, कंट्री लिकर यानी देशी शराब, स्ट्रॉन्ग बियर, लाइट बियर, वाइन यानी कि रेड वाइन, व्हाइट वाइन, ये बहुत कम पीते हैं। हालांकि वाइन शॉप कहते हैं लेकिन वो होती विस्की शॉप है। होम ब्रूड अल्कोहल घर में ही बना लिया भैया। इलिसिट लिकर यानी कि बिल्कुल ही इलीगल शराब जिसको पी के मौत भी हो सकती है, और अन्य। ये इनका ब्रेकअप है प्रतिशत में। समझ में आए? तो सबसे ज्यादा विस्की और देशी शराब 60%, तो यही खेल हो गया। स्ट्रॉन्ग बियर तो ये 3/4 खेल खत्म हो गया। पूरे बाजार का आकार है $48 अरब। वैसे भारत में कंजम्पशन बहुत कम है दूसरे देशों के मुकाबले। केरल और पंजाब में साल में औसतन प्रति व्यक्ति 8.4 और 7.9 लीटर शराब पी ली जाती है। समझ में आ गया आपको? अब भारत कंजम्पशन में कहां है? इंडिया और यूएस चाइना कंपेयर करेंगे तो भारत फिलहाल पीछे है, काफी पीछे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन विस्की मार्केट हमारे यहां सबसे ज्यादा है। भारत में लोग क्लियर कट विस्की प्रिफर करते हैं, दूसरी लाइट नहीं। अब जिंदगी में गम इतने हैं कि उनको हार्ड ड्रिंक ही चाहिए भैया, पूछिए ही मत। हालांकि शराब बहुत खतरनाक चीज होती है, अपने आप को इससे दूर रख सकें तो बहुत अच्छा है। तो विश्व का सबसे बड़ा विस्की मार्केट और टोटल मनी स्पिनिंग 2.48 लाख करोड़ हमारे सभी राज्यों के लिए, तो इस पैसे को तो ये छोड़ ही नहीं सकते हैं। और सोबरिंग ट्रूथ ये है कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स में बहुत बड़ा हिस्सा प्योरली शराब की वजह से होता है। तो साथियों मेरी आपको एक ही एडवाइस रहेगी, अगर शराब से बच सकते हैं तो भगवान के लिए खुद को शराब से बचाइए। इससे फायदा कुछ नहीं है, इससे केवल नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है फाइनेंशियल नुकसान, हेल्थ का तो है ही। एनीवे, तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे प्यारे साथियों। व्हाट आर द टॉप 5 लर्निंग्स फ्रॉम द लिकर कंजम्पशन पैटर्न इन इंडिया? आगे चलते हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन द रैम्पेज एज यूएस चाइना स्पार, तो बाजारों का क्या हाल है आइए देखते हैं। बहुत सारे नए फैक्टर्स सामने आते चले जा रहे हैं। इन जनरल स्टॉक मार्केट्स में दुनिया भर में गिरावट का ही माहौल है। बीच बीच में जब भी थोड़ी अच्छी खबर आती है कि भाई इसने कोई एंटीबॉडी बना ली, उसने कोई टेस्ट बना ली, यहाँ पे शायद रेमडेसिविर काम कर गया, वहां शायद वैक्सीन का ट्रायल थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा है, तो बाजार उछल जाते हैं एकदम से। बाजार इतना पेंट अप डिमांड लेके बैठे हुए हैं कि उछलना अब उनकी नियति बन गया है विद द स्लाइटेस्ट गुड न्यूज। लेकिन अभी बाजार गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? ग्लोबली न्यूज खराब आ रही है, लोकल मैक्रो डेटा इकोनॉमी का बहुत बिगड़ गया है, यूएस अचानक से चीन के प्रति भयंकर आक्रामक हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को 6 महीने में चुनाव, और वहां तो अमेरिका में हालत इतनी 70,000 लोग मारे गए और अब उससे डबल मरने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब सब कुछ डिविएट करने के, डाइवर्ट करने के मूड में है। आई एम द बेस्ट, आई नो हाउ टू डिविएट द बेस्ट, नोबडी नोज मोर अबाउट डाइवर्जन देन आई डू। Yes, sir, we totally understand.
एंड पुअर कॉर्पोरेट अर्निंग। इस वजह से सब कुछ गिरता चला जा रहा है। अब आपको पता ही है निक्केई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, याद है ना, पीएमआई की हमने बात की थी। तो भारत का 50 से ज्यादा हो तो एक्सपांशन होता है, 50 से कम हो तो कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मली 45 से 55 में घूमता है। तो अप्रैल का जो लेटेस्ट डेटा है साथियों वो केवल 27 है। मतलब हालात तो फिलहाल काफी खराब है। आपको समझ में आ गया। तो ये निक्केई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को कंपाइलेशन का काम आईएचएस मार्केट नाम की डेटा एनालिटिक्स फर्म करती है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने एक रिसर्च पेपर छापा था जिसमें यह दावा किया गया है कि ये जो पीएमआई है मार्केट वाला, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ कहीं से कहीं भी लिंक नहीं है। तो ये पीएमआई दरअसल एक अच्छा इंडिकेटर है ही नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया। तो I hope you have understood that the markets are going to remain challenged for a long time and one really doesn't know what direction we will go। एक या दो विनर हर इंडस्ट्री में आएंगे, पावर कंसोलिडेशन होगा, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल तो नियति वही दिख रही है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द टॉप 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्लोबल मार्केट्स टुडे। एक और सवाल, कॉमेंट ऑन द स्ट्रक्चर एंड रेलेवेंस ऑफ द पीएमआई इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बाय मार्केट। साथियों आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लगातार पीटी के मिशन को कंट्रीब्यूट करते चले। आज से हमने तपस्या का भी फॉर्मेट चेंज किया, वो सेशन जरूर देखिएगा। pteducation.com/contribute पे जाएंगे, कंट्रीब्यूशन फॉर्म खुल जाएगा, आप जितना अमाउंट चाहे डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, उससे हमारी टीम स्ट्रांग होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब क्या है, कोरोना वायरस के पैंडेमिक से बहुत सारे चाहे और बहुत सारे अनचाहे परिणाम आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, ये है कहानी पूरे के पूरे यूके की। दिस इज अ फैंटास्टिक चार्ट विच विल टेल यू कि किस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम का पूरा राष्ट्रीय ढांचा है। सबसे पहले आप देखेंगे वहां कंट्रीज कितनी है, 5 हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, 5 देश हैं। नेशंस कितने हैं, राष्ट्र 4 हैं, क्योंकि नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक ही देश है, एक ही नेशन है, आयरलैंड राष्ट्र। और द्वीप कितने हैं, अलग अलग द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, समझ गए, आइलैंड्स। और यूके और आयरलैंड क्या क्या, नदर्न आयरलैंड दरअसल यूके का ही हिस्सा, इसी को लेकर तो ब्रेक्सिट में सारी की सारी फंस गई थी ना। ब्रेक्सिट तो धुआं धुआं हो गया कोरोना वायरस के चक्कर में। अब कोई मुंह से ब्रेक्सिट बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। दोस्तों मुझे वाकई में याद नहीं पड़ता है कि पिछले 100 से 150 सालों में लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट इस तरह का कभी आया हो। इन जस्ट 3 months द वर्ल्ड हैज बीन कंप्लीटली रेडिकली ऑल्टर्ड। और कोई भी अगर ये सोच रहा है कि इन 3 से 4 महीनों में इस विश्व को मूलभूत स्तर पर, मूलभूत ढांचे पर पुनर्परिभाषित नहीं किया गया है, तो वो अभी तक फिर गहराई से इस बात को समझा नहीं है। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां पूरे तरह से नए डायनामिक्स नहीं आ जाएंगे। कुछ अच्छे होंगे, ज्यादातर बुरे होंगे। चुनौती भरा समय है, अगले 1 साल से 1.5 साल आपको हमें साथ मिलकर लड़के ही निकलना है भैया। इसमें से कोई भी शॉर्टकट है नहीं किसी के लिए। सुरक्षित रहो, खुद को पूरी तरह मास्क से सुरक्षित कर लो, हाथों को दिन में 10 बार धो, जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखो। मैं जानता हूं आप बोर हो गए हैं सुन सुन के, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप सुरक्षित हो तो मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं तो आप। हमारी डेस्टिनी तो अब ऐसी टाई हो गई है कि हम अलग हो ही नहीं सकते। समझ में आया। और यूके और आयरलैंड मिला के दें तो ये इंग्लिश स्पीकिंग एरिया है। ये 5 चार्ट जो है ना बेटा, ये बहुत 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 यूजफुल है ज्योग्राफी के हिसाब से। मजा आया कि नहीं बताइएगा कमेंट थ्रेड में। तो मेरा अगला फॉर्मल क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कमेंट ऑन द वेरियस वेज द यूके एंड आयरलैंड स्ट्रक्चर कैन बी विजुअलाइज्ड। अब आते हैं स्कॉटलैंड की कहानी पर। अब आपको स्कॉटलैंड तो समझ में आ ही गया, वो जो पिंक कलर का ऊपर की तरफ बेसिकली जो सर है इस खरगोश का। प्यारे दोस्तों, स्कॉटलैंड हमेशा से आजाद होना चाहता था। स्कॉटलैंड में एक बहुत ही स्ट्रांग राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है जो ये बोलता है कि हम यूके का हिस्सा क्यों रहें, और हमारे पास तो तेल के रेवेन्यू इतने, अरे भाई नॉर्थ सी से निकलता ना ब्रेंट का पूरा कच्चा तेल, तो हमारे पास तो तेल के इतने रेवेन्यूज हैं, हम इसकी मदद से कर लें। अब तेल का जो हाल हुआ, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इसलिए सारे नेशनलिस्ट मुंह बंद करके बैठ गए स्कॉटलैंड के। इन्होंने जब पहले स्कॉटिश इंडिपेंडेंस पार्टी ने काफी कोशिश की, उनका मेन मुद्दा ये था कि भाई इकोनॉमिकली वील बी मच बेटर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ यूके। अब यूके भी तो यूरोपियन यूनियन को छोड़ ही दिया ना, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते यूके को। बात समझ में आई। लेकिन आज ऑयल प्राइस के कोलैप्स होने के बाद और कोरोना वायरस के आ जाने के बाद में अब ये स्कॉटिश नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट वाले मुंह बंद करके बैठ गए, क्योंकि अभी तो सिर मुंडाती ओले पड़ जाएंगे गुरु, हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए। समझ में आ गया आपको। तो हमारा अगला सवाल नोट करें। ये बहुत अलग तरह की कहानी थी, इसलिए मैंने विशेष तौर पर इकोनॉमिक्स पत्रिका से कहानी आपके लिए ली। तो जरूर हमें इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ द स्कॉटिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस। मजा आया आपको। दोस्तों, हमारे भारत में हमारा समाज एक पिरामिड के रूप में है, और इस पिरामिड में हम जानते हैं कि हमने पिछले 40 दिनों में सबसे निचले वाले हिस्से, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूरों का है, माइग्रेंट लेबरर्स का है, उनका क्या हाल कर दिया। दुख इस बात का ज्यादा है दोस्तों, उनकी हालत खराब है उसका तो दुख है ही,
दुख इस बात का भी बहुत ज्यादा है कि जो हमारे यहाँ प्रिविलेज्ड ग्रुप है, आप और हम, जो हम बिल्कुल सुरक्षित है, हमारे पास पैसा है, घर है, खाने को है, हम भूखे नहीं मरने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में कोई एक कंपैशन की फीलिंग, एम्पथी, दूसरों के प्रति दर्द समझने की फीलिंग बिल्कुल गायब ही हो गई है। लोग जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स के लिए गंदा गंदा बोलते कि क्यों नहीं पड़ा रह सकता एक जगह, आप अपने बच्चे को यूके से बुला लेते हो अगली फ्लाइट से, माइग्रेंट वर्कर्स को जिसके पैसे भी खत्म हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सैलरी की क्या जरूरत है, खाना खिला दो रहे चुपचाप बैठ, बेसिकली ऐसे ही बोला यार, और क्या बोला, हालांकि इन शब्दों में नहीं बोला। तो हमारे समाज का जो एक रुख है कमजोरों के प्रति वो अच्छा नहीं है, ये आपको समझ में आया होगा। इस खबर से और समझ में आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक माइग्रेंट लेबरर है, ये सैकड़ों किलोमीटर चल के पहले तो अपने घर पहुंचा, समझो बात को, और घर पहुंचा तो गांव वालों ने बोला कि बाहर बैठो भैया, तुमको कोविड हो गया, तुम नहीं आओगे अंदर, इनको कोविड हुआ ही नहीं था। तो अंततः बाहर यानी कहां जाऊं मैं घर के बाहर कहां रहूं, मेरा, मैं वैसे ही 150 किलोमीटर पैदल चल के आया हूं। हजार हजार किलोमीटर लोग सीधे महाराष्ट्र से बिहार जा रहे हैं पैदल, 90 साल की अपनी बूढ़ी मां को लेकर। हम कितने कंपैशन लेस हो सकते हैं, ये बिल्कुल दिल तोड़ देने वाले दृश्य आ रहे हैं चारों तरफ से। तो हमने क्या 70 साल में वेलफेयर स्टेट बनाया, क्या हमारी अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को कैसे सड़क पे 1000 किलोमीटर चलने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन चारों तरफ से दृश्य तो वही आ रहे हैं, कंटिन्यूअस सोशल मीडिया भरा पड़ा ऐसे लोगों के वीडियोज से और उनके इंटरव्यूज से, तो सच्चाई तो है। अब ये भाई साहब को गांव से निकाल दिया, तो गांव से निकला तो इन्होंने पेड़ के ऊपर घर बना लिया, ये मेरे ख्याल से अपने किस्म का अनोखा मामला है भैया। तो 14 दिन का क्वारंटीन इन्होंने पेड़ पे मचान बना के बिताया, अब कर लो बात। तो और अच्छी बात यह है कि भैया ये भीलवाड़ा की कहानी है, भीलवाड़ा कंटेनमेंट मॉडल आपको पता ही है बहुत सफल हो गया, और बहुत अच्छा हुआ कि आक्रामकता के साथ किया, नहीं तो भीलवाड़ा वुहान बन जाता, ये बात सभी जानते हैं। तो मेडिकल टीम जा जाके भाई साहब को चेक करती रही, भाई साहब ठीक निकले, फाइनली अपने घर पहुंच गए, घर उनका मिट्टी का बना हुआ है। तो चुनौती पे चुनौती पे चुनौती पे चुनौती, इतनी चुनौतियां माइग्रेंट लेबरर्स के लिए कि अब इनमें से कई अपने गांवों से शायद शहर वापस आएंगे भी नहीं, और हमारी फैक्ट्रीज जो अब रीस्टार्ट होने की कगार पे हैं उनको लेबरर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके साथ जो हुआ उसके बाद ये कुछ महीने लेंगे वापस आने में, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, हाउ कुड द लॉकडाउन हैव बीन मैनेज्ड ऑल्टरनेटिवली विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स, बताइएगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा जैसे मैंने कहा दिल तोड़ देने वाली खबर है, तो हम लाते रहते हैं बीच बीच में कि भाई मानवता कहीं नष्ट ही ना हो जाए। तो ये है ट्रबलिंग डबलिंग। तो भारत के राज्यों की आज की स्थिति क्या, देख लो भैया। देखिए, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, तो डबलिंग टाइम कम हो गया है क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, संक्रमण फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, डबल होने का टाइम घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। इन 3 राज्यों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गुजरात और महाराष्ट्र तो एपी सेंटर बन चुके हैं, डबलिंग टाइम बहुत तेजी से बढ़ गया है, मतलब डबलिंग टाइम बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है, फास्टर हो गया डबलिंग टाइम, और हायर फर्टिलिटी रेट, मौतें भी ज्यादा हो रही हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र दोनों भारत के सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहां से आता है, जीएसटी का बड़ा हिस्सा यहां से आता है। यहां पर इकोनॉमी की स्पिरिट टूटने नहीं दी जा सकती है, तो इन स्टेट्स को बहुत जोरों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, केंद्र को इन दोनों की मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका बहुत डिस्प्रपोर्शनेट असर इकोनॉमी पर आएगा। ग्रोथ ऑफ केसेस इन केरल हैज स्लोड डाउन फर्दर, तो केरल अभी ऐसा लग रहा है कि कंटेनमेंट करने में सफल हो गया है। हुआ है कि नहीं नोबडी नोस, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हो गया है। देखिए दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि कल सुबह वैक्सीन आ जाए, आज रात को सारे ड्रग्स आ जाएं, आज शाम को प्रॉपरली एंटीबॉडीज के नए सब टेस्ट आ जाएं। वी ऑल वांट दैट, बट दैट इज नॉट हाउ साइंस वर्क्स, इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता है। तो कुछ महीने हैं, हो सकता है कुछ साल भी हो, हमें और आपको मिलकर पॉजिटिव स्पिरिट से लड़ना होगा, ये याद रखते हुए कि 10 में से 9 लोग भैया पूरी तरह से रिपेयर होके घर आ जाएंगे। रिपेयर से मेरा मतलब है स्वस्थ होके, ये बात कभी भूलिएगा मत। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, कमेंट ऑन द 3 मेजर ट्रेंड रिगार्डिंग इंडियन स्टेट्स एज फार एज पैंडेमिक इज कंसर्न। महामारी से संबंधित भारतीय राज्यों के 3 बड़े रुझान बताइए। तो दोस्तों, ऐसा है कि अब एक तरफा खेल टेलीकॉम में होने वाला है, सिर्फ एक नाम बचेगा, मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो। बाकी की टेलीकॉम कंपनियां वैसे ही एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, और जिस तरह से रिलायंस इन्वेस्टर्स को लाते जा रहा है, बाकी की टेलीकॉम कंपनियां प्रैक्टिकली बर्बाद हो जाएंगी। अब रिलायंस जियो ने फेसबुक के बाद और लगभग $1 अरब का इन्वेस्टमेंट सिल्वर लेक से किया है, और वो कह रहा है कि एफबी जितनी एक डील और आ रही है पीछे पीछे, तो फिर ये तो एक तरफा खेल है पूरा। सो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री फाइनली विल बिकम अ 1 हॉर्स शो, और उसके फिर दूसरे बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं।
तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली इसको चेक करेगा, लेकिन हम जानते हैं उस चेकिंग का क्या होना है फाइनली, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो मैसिव कैपिटल इन्फ्यूजन विल टोटली गिव इट अ फाइनेंशियल एज, और एक तरफा वन प्लेयर गेम इन अ डेटा रिच इकोनॉमी केवल 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 मुकेश जी के हाथ में चला जाएगा। तो ये आने वाले समय का आगाज है, अच्छे से देख लीजिए। हमारा अगला सवाल, why is it likely that the Indian telecom industry will now become merely a one horse show? दोस्तों वही हुआ। तो दुनिया में कच्चा तेल कभी $1 पे भी गिर गया ना, तो मेरे को मालूम है कि भैया मेरे को 70 रुपए से सस्ता तो पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पे कभी मिलेगा नहीं। एक समय था भैया 2 रुपए बढ़ता था तो यह भयानक बवाल सड़कों पे मचता था। अभी सब चुप बैठे हुए आराम से, महामारी की वजह से तो है ही, नहीं होती तो भी। तो अभी स्थिति यह है कि हमारी सरकारें ये इंश्योर कर रही हैं कि तेल सस्ता हो ही ना पाए। तो जितना वो इंटरनेशनली गिरता है, स्टेट गवर्नमेंट और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आज ऐसी बमबारी की, इतना बढ़ा दिया है उसके ऊपर एक्साइज कि अब ये कमी नहीं होना, जबकि ये गिर के प्रैक्टिकली आधे रेट पे आ जाना चाहिए 35 से 40 रुपए पर, लेकिन वो नहीं आएगा, 70 से 80 की रेंज में घूमेगा, बिकॉज द स्टेट्स हैव इंक्रीज द वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेंटर हैज इंक्रीज द एक्साइज। तो जो है जैसा है वही 70 से 80 रुपए की रेंज में दाम घूमते रहेंगे। जनता इसको स्वीकार कर चुकी है, जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और अगर जनता को ही फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड इफ द पीपल आर हैप्पी गिविंग दिस कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी, सो बी इट, फिर किसी को क्या कहना है। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे दोस्तों, why is it that the governments of India are not at all reducing or allowing the retail price of fuel टू रिड्यूस इन इंडिया? इसका उत्तर तो सबको पता ही है, आज बात भी हो गई। मध्य प्रदेश की कहानी बहुत ही गंभीर, बहुत भयानक संकट में फंस गई है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति बुरी तरह से डामाडोल हो चुकी है। अभी पैंडेमिक लॉकडाउन और 3 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल और उज्जैन के पूरी तरह से रेड जोन में तब्दील हो जाने से रेवेन्यू की टांगे टूट चुकी हैं दोस्तों। अभी हुआ यह है कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है स्टेट जीएसटी का और आईजीएसटी का, 85% गिर गया अप्रैल में। अप्रैल में राज्य सरकार ने केवल 250 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं टैक्स के, इतने बड़े राज्य में, जो सामान्य अप्रैल 2019 का केवल 15% था। तो अगर जीएसटी किसी राज्य में 85% डाउन हो जाए, वो राज्य चलने कैसे वाला है भाई? इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज क्राइसिस। तो उसका उत्तर सिंपल है, मार्केट बोरोइंग। तो हजारों करोड़ों की बाजार से बोरोइंग्स होंगी, तो उसकी एक कॉस्ट अटैच्ड है। इसीलिए तो आरबीआई ने भी वेज एंड मीन्स एडवांसेस बढ़ाए ना। साथियों, अगर आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं सरल भाषा में, तो आप भी इस बात को जानते हैं कि अब बाहर निकलने का रास्ता एक ही है। केंद्र सरकार मैसिव 20 से 25 लाख करोड़ का स्टिमुलस दे, और उस पर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है, हटा सावन की घटा, मैं स्टिमुलस नहीं दूंगा। बेसिकली उन्होंने कहा है कि तुम लोग पागल हो, तुम्हें समझता नहीं उसकी क्या कॉस्ट होगी। मैं हमारे सीए साहब को, सुब्रमण्यम जी को सादर प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा, सर ये सब जो हो रहा है ना, इसकी जो कॉस्ट होगी ना, वो शायद आपको नहीं पता है, नहीं तो आप ऐसा बोलते नहीं, क्योंकि सारे एक्सपर्ट दुनिया के बोल रहे हैं कि जल्दी से स्टिमुलस ले आओ, नहीं तो हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा स्टिमुलस। लेकिन आपने कुछ और कैलकुलेशन किया हुआ है सर। वी आर नॉट प्राइवी टू दैट डेटा, बट वी फील that you may be wrong in that assessment that India doesn't need a mega stimulus। क्योंकि राज्यों की अगर ये हालत हो जाएगी तो सारे कैपिटल प्रोजेक्ट्स तो वहीं कहीं बंद हो गए, तो किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंस तो होना ही नहीं, सैलरी तक देने की हालत नहीं रहेगी। आपको बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये एक्चुअल जमीनी हालत है। तो इसको आप पूरा पढ़िएगा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्यूल, क्योंकि कंजम्पशन ही गिर गया, उस वजह से कम हो गया, जीएसटी का ये प्रॉब्लम रहा, और उसके अलावा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन सारे के सारे बंद हो गए। इसीलिए लिकर खोलने की कोशिश है कि किसी तरह वहां से कुछ आए। ये है पूरी कहानी। रिलीफ आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांसेस के टर्म्स में मिला है, लेकिन वो बहुत नॉमिनल है, इतना फायदा नहीं होगा। अब ये मध्य प्रदेश की केस स्टडी है, ऐसा ही कई राज्यों के साथ हो रहा है। तो ओवरऑल 2020-21 इज गोइंग टू बी अ वेरी पेनफुल फेज। अब जो है जैसा है हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द की पेन पॉइंट्स फॉर द फिस्कल लाइफ ऑफ इंडियन स्टेट्स? द रिलेंटलेस मार्च ऑफ कोरोना वायरस कंटिन्यूज। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में अब ये बहुत जल्दी 4 मिलियन के आंकड़े पर पहुंचने वाला है, और डेथ काउंट देखते ही देखते 3 लाख तक पहुंच जाएगा। भारत में उस हिसाब से आंकड़े बहुत कम हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान करे गर्मी का असर हो, किसी को पता नहीं है रिसर्चर्स को कि होगा कि नहीं। लेट अस प्रे टू गॉड कि भैया यहाँ की गर्मी का ऐसा असर हो कि ये आगे बढ़े नहीं। लेट अस होप कि वी आर एबल टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा, एंड लेट अस होप दैट विद इन अ फ्यू मंथ्स वी कम आउट ऑफ इट। अब क्या होगा वो तो देखा जाएगा। सो दिस इज द रिलेंटलेस मार्च ऑफ कोरोना वायरस।
which is one of the most disruptive events modern man has ever. Even the world wars were not that disruptive, क्योंकि वहां कोई घर से निकलने में डरता नहीं था। यहाँ तो क्या फंडामेंटल लेवल पे हाथ पांव कट गए। प्यारे दोस्तों, तपस्या आज से हमने नए फॉर्मेट में देना शुरू कर दिया। आपने देखा है नहीं डे 41, तो आज से पूरा फॉर्मेट बदल गया और इतना अच्छा लग रहा है लोगों को। चैनल पर अप टू डेट है, देख लीजिए सिविल तपस्या पर, और ऐप पर उसका पीडीएफ भी जारी हो गया है। आज की हमारी अगली बड़ी खबर है कृषि के क्षेत्र में क्या हो रहा है, वही जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। आप बीच में ग्राफ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्राइस क्वांटिटी का ग्राफ है जिसको डिमांड कर्व कहते हैं। तो पहला कर्व डी वाला आप देख रहे हैं, उसके अलग अलग बिंदुओं से आप एक्स वाई एक्सिस पे जाएंगे तो आपको प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता समझ में आ जाएगा। सबसे खतरनाक चीज जो अभी लॉकडाउन के बाद हुई है, आलू और दूध, पोटैटो एंड मिल्क, इन दोनों का डिमांड कर्व ही पूरा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट सारे के सारे बंद। तो बहुत व्यापक स्तर पे किसानों ने आलू और दूध की खेती की है, वो अब बी लेवल पर प्रोडक्शन सेल करने के लिए मजबूर हैं। प्राइसेस कम नहीं हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल सेल इटसेल्फ हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली। ये रैंडम फिगर्स हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड, which in a country like India, where inflation is always a problem, where you always have a demand side problem on inflation in the terms कि भैया डिमांड बहुत है और हम इनफ सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां बिल्कुल उल्टा हो गया है, पूरी तरह से डिमांड का ही कोलैप्स हो गया है। तो ये एक बहुत घातक ट्रेंड है। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, जब तक इंडस्ट्रियल कमर्शियल डिमांड इन चीजों की नहीं बढ़ेगी, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट में तब्दील नहीं होगा। समझ में आ गया? तो हमारा अगला सवाल, तो कहते हैं ना कोविड फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, यहां फ्लैटनिंग ऑफ द प्राइस कर्व चल रहा है भैया। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द कंटिन्यूइंग पैंडेमिक लॉकडाउन? प्यारे दोस्तों, आप लोग अपना अपना देख लो भाई। सरकार कहती है डेटा वेटा का क्या है, वो तो तुम्हारा है, और डेटा तो हाथ का मैल है यार, क्या डेटा करते हो। एक्चुअली एक इंटरनेशनल रिसर्चर रॉबर्ट बैप्टिस्ट ने भारत सरकार को चेतावनी ट्विटर पे दी कि भाई थोड़ा संभाल लो, आपके इसमें से डेटा प्राइवेसी पूरी की पूरी बर्बाद हो रही है। 90 मिलियन लोगों की, 9 करोड़ की, जिन्होंने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है। सरकार कहती है दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, इट इज 100% सिक्योर। आप लोग सब बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, कहीं कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है। ये इशू आगे चल के बड़ा बनने वाला है, हम नजर रखेंगे। तो दोस्तों, कोविड ट्रूथ आपको फिर से दिखा दिया। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारी सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि कल सुबह वैक्सीन आ जाए, कल सुबह कोई एंटीबॉडी सॉल्यूशन आ जाए, कल सुबह कोई ड्रग आ जाए। अब कब आएगा देखते हैं, और उसका कितना जल्दी ग्लोबल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा वो हम देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत शानदार कंपाइलेशन 500 पेज का आज के आज परचेज करें और कंट्रीब्यूट करते चले। खूबसूरत एडिटोरियल आपके लिए हमने लिंकअप कर दिए हैं। आपसे निवेदन है कि हमारी साइटों पर आप डेली विजिट करें, सारी साइट्स को, जो फ्री साइट्स हैं उनको स्टडी करें। और याद रखिए कि डेली डाइजेस्ट हमारी तरफ से बराबर भेजा जा रहा है। हजारों बच्चे उसको डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। ये करंट अफेयर की साइट है, 365 कंटेंट बराबर अपलोड हो रहा है। सिविल तपस्या की साइट बराबर अप टू डेट हो रही है। डेली डाइजेस्ट का फॉर्म आप भर दें अगर आपको शाम को दिन का सबसे शानदार कंपाइलेशन चाहिए। महीने में 1 या 2 बार ही हम छुट्टी करते हैं, अदर देन संडेज, और बराबर हमारी टीम भेज रही है। तो आप आपका स्पैम फोल्डर देख लीजिए, या अगर आपके मशीन में कोई दिक्कत है वो देखिए। अदरवाइज हजारों बच्चों को ये बराबर, साल में हम कम से कम आपको 280 बार तो ये भेजेंगे ही भेजेंगे, और ये बहुत शानदार कंपाइलेशन है। होप टू सी यू रीडिंग ऑल दीज एडिटोरियल्स। IAS एकेडमी से जुड़े हमें बहुत खुशी होगी। अब हम कल आपसे भेंट करेंगे सेशन 39 में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्ते, जय हिंद।